सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लास में सामाजिक की बुक्स लोकतांत्रिक उसका अध्याय 4 पढ़ेंगे। संस्थाओं का कामकाज, यानी हमारे देश की विभिन्न संस्थाएं कैसे काम करती है। थोड़ा परिचय में अपन पढ़ लेते हैं। लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासक का चुनाव करना भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कानून कायदों को मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के काम और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश की किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। इस अध्याय में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाओं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप पहले की कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे। हम यहाँ संक्षेप में वर्णन करके कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे। हर संस्थाओं से संबंध में यह प्रश्न करेंगे कि किस तरह से काम करती है, यानी वह संस्था कैसे काम करती है। एक संस्था दूसरी संस्था से किस प्रकार जुड़ी है, उनके कामों को क्या चीज़ कम या ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती है और सरकार हम इसकी तुलना दूसरे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को इसी तरह से संस्थाओं से करते हैं। इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज से उदाहरण देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को केंद्र या संघ सरकार भी कहा जाता है। इस अध्याय को पढ़ते हुए आप अपने प्रदेश की सरकार के कामकाज के उदाहरणों पर भी नज़र रख सकते हैं। अब एक सरकारी आदेश। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया है ना। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है। उसकी संख्या है OM नंबर है ना 36,012, फिर ओब्लिक है 31 और फिर ओब्लिक 90 है ना। कार्मिक, ये इस तरह का एक संकेत है, यानी उस आदेश का ये क्रमांक था। जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए। यह एक छोटा सा आदेश था, मुश्किल से 1 पन्ने का था, है ना। अगर आप इसे देखेंगे तो एक वैसे ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे आपने स्कूल में देखे होंगे। सरकार हर रोज़ विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। आइए देखें कि यह निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग है ना के लिए आरक्षित होगी। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है
उन्हीं का एक और नाम ACBC है ना, SEBC, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। अब एक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजाति को ही मिल रहा था। अब SEBC या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इनके लिए 27% यानी 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते, यानी ये केवल उनके लिए आरक्षित था, SEBC के लिए। अब निर्णय करने वाले हैं ना, इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा जिसके हस्ताक्षर इस दस्तावेज पर थे। वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था, है ना। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं लिया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि सभी प्रमुख अधिकारी इसमें शामिल रहे होंगे। आपने पिछली कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में पहले पढ़ लिया है। अब एक बार फिर इन प्रमुख बिंदुओं पर सरसरी निगाह डालते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, यानी उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सभी शामिल होते हैं। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होता है। तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में सब शामिल थे? इसके बारे में पता करते हैं। यह सरकारी आदेश एक लंबे घटनाक्रम का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया। इसकी अध्यक्षता BP मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग भी कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के बजाय बताने का जिम्मा सौंपा गया है ना, उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी, सरकार नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता की सरकार बनी और इसके नेता VP संक्षह प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कई घटनाएं हुई। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने
में अपनी मंशा की घोषणा की। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया। कैबिनेट के फैसले को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ले ली। एक अधिकारी ने इस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को OM नंबर 3601-2/31/90 तैयार किया गया। धन्यवाद। अगला हम अगली क्लास में बढ़ेंगे।